नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे नए पॉडकास्ट में अंकों से समाधान में। आज बात होगी शिक्षा, अनुभव और समाज में एक बदलाव की, जहां से शुरुआत होती है। आज हमारे संग बरेली के एक नामचीन शख्सियत हैं जो शहर में एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जो शहर की शक्ल होती है वो शख्सियत ही बदलते हैं। और शहर जब विकसित होता है तो आपका जैसे लोगों का उस शहर के बदलाव में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे संग व्यवसायी, शिक्षाविद और समाज सेवी एक हस्ती श्री डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं, जो मदर ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन भी हैं। और आप नियमित रूप से समाज में बदलाव के लिए कार्य भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल जी से अपने इस अंकों से समाधान के नए पॉडकास्ट में। डॉक्टर सौरभ कुमार जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहां से करी और फिर आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। नीलेश जी, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। करियर की शुरुआत के बारे में आपने मुझसे पूछा। खैर, मेरी जन्मस्थली बरेली है। जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों बरेली है। मेरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन मेरी बरेली से हुई। प्रारंभिक एजुकेशन सेंट मारिया बरेली का प्रतिष्ठित स्कूल है। उस जमाने में वो कोएड स्कूल होता था, आज की तारीख में वो गर्ल्स स्कूल है, लेकिन हम जब पढ़ा करते थे तो कोएड था। तो हमारा सौभाग्य था, हमारे प्राइमरी एजुकेशन वहां से हुई। उसके बाद जरूर हम बरेली से बाहर जाना हो गया और मेरा सौभाग्य फिर था कि बैंगलोर में मेरी पढ़ाई हुई, जहां फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल, जो कि देश में प्रतिष्ठित एक स्कूल्स में से माना जाता है, वहां पे मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। 12th मैंने वहीं से किया। उसके बाद उपरांत में, क्योंकि मेरे फादर उम्र का तकाजा था, उनको मेरी जरूरत थी, तो मुझको बरेली बुला लिया गया, जबकि मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य कह सकते हैं या सौभाग्य कह सकते हैं कि हम बरेली वापस आ गए और बरेली में फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया अपने फादर का, जो कि था शुगर केन क्रशर्स का, जो कि एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से, क्रशर से चीनी, जिसे आप हिंदी में चीनी कहते हैं और देसी भाषा में उसे बूरा कहते हैं जी, वो बनाया जाता था वहां से। और उसके बाय प्रोडक्ट्स भी होते थे बहुत सारे। उसकी फैक्ट्री होती थी हमारी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे वो मैंने अपना व्यापार का काम शुरू करा जब मेरी उम्र शायद 16-17 साल की थी जी। और उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और पढ़ाई में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बरेली कॉलेज से करा जी। और उसी बीच में आप ये कह सकते हैं कि हमारी शादी भी हो गई, क्योंकि उस जमाने में शादी भी जल्दी हुआ करती थी। और ये करते करते ऐसा समय बीता कि क्रशर्स का टाइम खत्म होने लगा, क्योंकि क्रशर्स का जमाने में जो शुगर केन का कंटेंट होता था वो बहुत कम निकलता था। तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता था। जब गवर्नमेंट को लॉस हुआ तो गवर्नमेंट ने अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी, तो नेचुरली क्रशर्स बंद होने लगे। जब बंद होने लगे तो व्यापार बंद हो गया जी। अब ये दिमाग में आया कि करा क्या जाए जी। तो करने के उपरांत फिर एक ऊपर से ही कह सकते हैं भगवान का आशीर्वाद हुआ। एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने हमें ज्वेलरी बिजनेस में सराफे में आ गए। तो ये बात है कि 89 की, ओके, मेरी शादी के बाद की 90 की बात है जी। और 90 में मैंने फिर ये सराफा शुरू करा, जो कि शायद मैंने 20-22 साल करा। और 90 में सराफे के साथ साथ पहले जो है बहुत किसी के साथ बैठ के उस दुकान में शुरुआत करी, होलसेल ज्वेलरी का काम करा। फिर अपनी दुकान एक करी 91 या 92 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुरानी बात जी। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे तरक्की के पायदान चढ़ते चले गए। उस समय तक व्यापारी दिमाग में था, कठिन समय था, मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय ये थोड़ा सा भी अगर अच्छा दिन जाता था हमारा तो हम बड़े खुश होते थे कि आज का दिन अच्छा रहा। वो समय भी था, टफ टाइम्स जिसे आप कह सकते हैं। और उसके बाद समय बीतता गया, 2000 का समय लगभग आया और फिर कुछ नया करने की जिज्ञासा उठी। और नया करने की जिज्ञासा के साथ फिर हमने एक नई पायदान चढ़ी। हमने सोचा कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने लिए तो दुनिया करती है जी। वो एक मेरी एक जिंदगी का अलग पहलू जी।
आपने जिस तरह से अपने संघर्ष के बारे में और अपनी शुरुआत के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया, ये हमारे लिए बहुत ताज्जुब की बात है। जैसे कि आपने कहा सेंट मेरी उस समय कोविड स्कूल था, तो मेरे लिए तो ये न्यूज है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये न्यूज होगी। और जिस तरह से आपने अपने शुगर केन का व्यवसाय शुरू किया, फिर सर्राफे के व्यवसाय में आए और आप परिश्रम से नहीं हटे और परिश्रम नियमित रूप से आपने परिश्रम करते रहे। और जो नई पायदान बरेली में आई, अब मैं उस व्यूअर्स को वो बताना चाहूंगा, वो सबसे टर्निंग पॉइंट था बरेली का, क्योंकि आज हमारे शहर के कई नौनिहाल देश और विदेश में उसके माध्यम से सेवा दे पा रहे हैं। माधवराव सिंधिया स्कूल्स जो आपने बरेली में शुरुआत की, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। उस समय गिने चुने सीबीएसई बोर्ड स्कूल होते थे। सर ने इसकी शुरुआत करी। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बहुत अलग टाइप का क्षेत्र था, शिक्षा का क्षेत्र था, इसको आपने सेवा का माध्यम कैसे बनाया और इसकी शुरुआत और इसके बारे में आपको किसने सुझाव दिया या किसने आपको एडवाइस किया, ये हमारे व्यूअर्स को और बताइए सौरभ जी। नीलेश जी, जैसे आपने मुझसे पूछा कि भाव कहां से आया, खैर देखिए, मन में कुछ समाज के लिए कुछ करने की हमेशा से इच्छा थी, लेकिन उस समय नहीं था। और जब समय आया तो कहते हैं ना कि भगवान भी रास्ता खोल देता है। तो हमारे जो मेरे बहनोई जी हैं, जो अब नहीं रहे खैर जी, लेकिन उनका और हमारे परिवार का संबंध रहा सिंधिया परिवार से हमेशा से। वो राजमाता सिंधिया, जो बहुत ग्वालियर का, अगर सबने नाम सुना होगा, राजमाता सिंधिया जी का परिवार, जो कि आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके वंशज जी, जो आज कैबिनेट मिनिस्टर जी, उनके परिवार से हमारा संबंध रहा। उनका घर का आना जाना था, हमारा आना जाना था, उनका आना जाना। तो माधवराव सिंधिया जी, लेट माधवराव सिंधिया जी जब जीवित थे, तो उनकी एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना एक चेन ऑफ स्कूल्स खोला जाए पूरे देश में जी, क्योंकि उनका एक स्कूल चलता है सिंधिया स्कूल ग्वालियर में जी, लेकिन वो रॉयल ट्रस्ट को बिलोंग करता है। रॉयल ट्रस्ट में ऐसी फाउंडेशन है कि आप जो है उसकी ब्रांचेस नहीं खोल सकते जी। उनकी इच्छा थी कि मैं ब्रांचेस खोलूं और इसको अपने शिक्षा को बढ़ाऊं मैं पूरे देश में, और वो दायित्व उन्होंने हमें दी। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा ये गोल्डन मौका था कि वो हम पे ये जिम्मेदारी दे रहे हैं और हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, और ये भाग भी दे रहे हैं लेकिन भरोसा भी दिखा रहे हैं कि हम ये काम करने लायक है। लेकिन फिर ईश्वर की मर्जी की 2000 में उनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, प्रोजेक्ट शेल हो जाता है जी। हम सराफा करते रहते हैं जी। फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उनके पुत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके बारे में मैंने कहा वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, वो आते हैं। वो एक अलग नेचर के व्यक्ति हैं और उन्होंने ये कहा ऐसा प्रोजेक्ट मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मेरे फादर ने जवान दी थी और उनके मन में इच्छा थी, तो मैं आपको एक दायित्व देता हूँ कि मैं आपको एक परमिशन देता हूँ अथॉरिटी के साथ, लेटर के साथ, कि आप जो है मेरे फादर के नाम से एक स्कूल खोले। उसमें कुछ नॉर्म्स उन्होंने हमको बताए और उन्होंने एक वायदा साथ में किया कि या तो इनॉग्रेशन या जब आप कहेंगे मैं जरूर आऊंगा आपके स्कूल को आशीर्वाद दूं। बहुत सुंदर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आप कह सकते हैं कि जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और इसकी स्थापना फिर हमने 2004 में करी और 1 अप्रैल 2004 से स्कूल की स्थापना हुई, जो कि रामपुर गार्डन स्कूल में आज भी चलता है। और इसको हमने छोटे से क्लासेस से शुरू करा। मात्र 130 बच्चे उस समय हमारे पास थे जी, और वहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई। कैसा पौधा एक वटवृक्ष बन गया, ये एक मिसाल कायम की सौरभ जी आपने। और कितने हम्बल है आप और कितने आपके चेहरे पे एक सरल भाव है, और आप मतलब देश के प्रतिष्ठित परिवार से आपका परिवार जुड़ा हुआ है, जो कि आपने अभी बात हमें बताई। ये हमारे व्यूवर्स के लिए भी एक खबर होगी, एक उनके लिए भी एक जानने के लिए एक विषय होगा। तो सौरभ जी, इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आज देश विदेश में हमारे जो बच्चे हैं जो आपके स्कूल में पढ़े, वो आज बड़े पोस्ट पे होंगे, कुछ आईएएस भी होंगे, कुछ देश और विदेश में बड़ी सेवा पे होंगे। तो ज्यादा नहीं, हमें थोड़ा सा ही उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये एक मतलब हमारे शहर को बदलने का प्रयास है। सौरभ जी थोड़ा बताएं। नीलेश जी, देखिए ऐसा है कि 2004 में मैं जैसे कहा आपने छोटे से स्कूल से शुरुआत हुई। पहले साल 130 बच्चे थे, अगले साल ग्रोथ हुई 180 बच्चे हुए, लेकिन डर लगा उस समय कि बच्चे तो इतने बड़े नहीं जितनी हमने मेहनत करी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उस समय भी ये लगा कि नहीं, धीरे धीरे करके जरूर तरक्की होगी, लोगों को हमारी अच्छाई, हमारे एजुकेशन के बारे में पता चलेगा जी। और शायद वो वही भगवान को मंजूर था। उसके बाद
डबल स्ट्रेंथ हो गई उसके थर्ड ईयर में, उसके बाद उसकी भी डबल हो गई। फिर हमने सोचा ये जगह हमारे लिए कम है, तो हमने एक बड़ा स्कूल खोला जो आज शिव गार्डन पीलीभीत बाईपास रोड पे स्थित है जी। वो 2007 में खुला जी। 2007 में वो भी चलने लगा, और ये रामपुर गार्डन वाला स्कूल जहां आज जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी वो भी चल रहा है। दोनों साथ पैरेलल चलने लगे, और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि 2012 में हम इस पोजीशन पे पहुंच गए थे कि हमारे दोनों स्कूल फुल कैपेसिटी चलते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और निश्चित ही आपकी सफलता का एक शुरुआत थी जो आपने पौधा लगाया था सौरभ जी। और आज बरेली नहीं, आसपास के जिलों में भी स्कूल का आपके नाम है, और आप निरंतर इसमें जितना भी आपके स्कूल के माध्यम से टीचर्स हैं, आपका पूरा स्टाफ है, पूरा टीम है, वो हमारे बच्चों को पूरा संवारने में और आगे बढ़ने में पूरा प्रोत्साहन भी दे रही है। और हम देखते हैं अखबार के माध्यम से कि आपके स्कूल के छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी स्थान प्राप्त करते हैं, चाहे वो जिला स्तर की हो, चाहे वो नेशनल राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो। जी नीलेश जी, ये मेरा सौभाग्य है, जैसे मैंने बताया कि 2012 में फुल स्ट्रेंथ में स्कूल आ गया, और आज की तारीख में उसमें 3500 बच्चे तब से लेके आज तक पढ़ रहे हैं उसमें, और हजारों बच्चे वहां से पास आउट होकर निकल चुके हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक विद्यालय की ये होती है कि अच्छे इंसान बनाना, अच्छे नागरिक बनाना, और अगर वो अपना करियर उसमें निखार सके जी, तो मुझे कहते हुए बहुत हर्ष होता है। नाम गिनाना तो शायद यहाँ मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर भी हैं जी, वो भी हैं हमारे विद्यालय से, जो बहुत बड़ी उपलब्धि किसी विद्यालय की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। IPS ऑफिसर अनगिनत हैं जी, और उसके अलावा अलग फील्ड्स के लोग भी हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, एक सिंगर है जो कि नेशनल लेवल पे परफॉर्म करता है, जो मुझे अभी याद आ रहा है जी। तो इस तरीके की बहुत सारी हमारी उपलब्धियां हैं जो मैं मानता हूं कि किसी भी स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। व्यूअर्स, आपने अपने स्कूल के माध्यम से ना सिर्फ छात्रों को संवारने का काम किया है, बल्कि हमारे देश की सेवा करने का भी कार्य किया, जैसे कि आपने अपने बड़े सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बताया। मित्रों, ये सरल काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने उस कठिन काम को भी बहुत सरल रूप में कर दिया। ये आपका अनुभव और आपका संघर्ष दोनों में इसका मिश्रण है। हम बरेली वासियों की तरफ से और पूरी अपने टीम की तरफ से इस बात की आपको बधाई देंगे कि रोज आपके जो आपने बताया छात्र आपके जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं और विभिन्न फील्ड्स में हैं, इसके बाद भी आपने नया एक रास्ता चुना है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जो सौरभ जी से पूछूंगा, समाज सेवा का। मित्रों, ये आज ना सिर्फ उन नौनिहालों को संवारने का काम कर रहे हैं जो देश में खेल के माध्यम से अपने को प्रूव करना चाह रहे हैं, उनको ये किस तरह से सहयोग दे रहे हैं, किस तरह से ये उन छात्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सौरभ जी से पूछेंगे। सौरभ जी को जो लोग जानते हैं समाज सेवा क्षेत्र में, आप गरीब महिलाओं को और जो गांव देहात की महिलाएं, वह सैनिटरी नैपकिन्स का भी बांटने का भी आप काम कर रहे हैं, और बरेली शहर में आपने इसके माध्यम से भी अपनी पहचान बनाई है। सौरभ जी, हमें दोनों चीजों के बारे में बताएं, और हमारे व्यूअर्स को बहुत खुशी होगी ये सब जानकर। जी नीलेश जी, खैर आपने मेरे ये एक बहुत दिल के करीब चीज है ये समाज सेवा, और उसको आपने मेरे से पूछा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मेरी अधूरी रह गई कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था कि 2023 में मेरे विद्यालय को यूपी का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट घोषित किया गया था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे लखनऊ बुला के पुरस्कृत किया था। वो हमारे विद्यालय का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है, एक अचीवमेंट है कि हमने जो एजुकेशन की जो हमने नींव रखी या शुरुआत रखी उसको हमने अचीव किया, और उसको सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब बात आती समाज सेवा की, तो ये भी एक संयोग कह सकते हैं आप नीलेश जी कि सन 2020 में करने की चेष्टा तो थी हमेशा से, लेकिन मौका नहीं मिला। 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच हुई लाल किले के प्राचीर से, जिसमें उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर बात करी, और उन्होंने उसमें सैनिटरी पैड्स का जिक्र करा जी। वो बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए,
और भले ही सरकार इस काम को कर रही है, निःशुल्क सैनिटरी पैड सरकार भी दे रही है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें क्षेत्र में जितने लोग काम करें कम। वो दिन से मैंने बीड़ा उठाया। सैनिटरी पैड में जगह जगह जाता हूं, गांव में, और जहां जरूरत है, जहां मुझे लगता है लोगों में कमी है ज्ञान की, वहां ज्ञान देने की कोशिश भी करता हूं। कभी कभी डॉक्टर्स भी जाते हैं मेरे साथ, साइकोलॉजिस्ट भी जाते हैं, मैं उनको लेके जाता हूं, निःशुल्क सेवा देता हूं और फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी मैं करता हूं। तब से लेके आज तक निरंतर जारी है। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मिशन है और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है और दिल को सुकून भी होता है कि अब तक 2 लाख महिलाओं तक मैं ये सेवा मुफ्त दे चुका हूं और ये मिशन रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा प्रण है कि जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक मेरे में जान रहेगी, ये काम रुकने वाला नहीं। बहुत शानदार पहल है। निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए भी और एक जागरूकता के लिए, दोनों के लिए आप जो काम कर रहे हैं, एक निसंदेह ये बहुत 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 सुंदर है। मैं सौरभ जी इसके बाद आपसे यही पूछूंगा कि किस तरह से जो हमारे आज बच्चे हैं जो खेल कूद में तो आना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है जी, और संसाधन न होने की वजह से वो अपने जो प्रतिभा, उनके अंदर प्रतिभा जो है वो उसको प्रूव नहीं कर पाते, उसको समय पर नहीं उसको कर पाते हैं। तो उसमें आपका क्या योगदान है उन बच्चों के लिए, वो भी पूछना है, क्योंकि मैं आपकी फेसबुक पर लगातार वीडियोस देखता हूं और मैं बहुत इंस्पायर्ड भी हूं। मित्रों, आप कभी भी उनके फेसबुक पे वीडियो देखेंगे तो वो हमेशा कोई ना कोई मैसेज देती हुई होगी, चाहे वो गांव देहात में हो, चाहे वो खेलकूद के मैदान में हो, चाहे वो कोई भी स्तर पे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे समाज को मैसेज देती है। ये सबसे बड़ी बात है आपके हर उस फेसबुक वीडियो में जो मुझे इंस्पायर करती है। सौरभ जी आप बताएं। नीलेश जी, देखिए, मेरा मानना यह है कि हर एक व्यक्ति अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सबका दायित्व बनता है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ कर पाएं। और जितने भी सक्षम हो, मैं ये नहीं कहता कि आपको इतने रुपए खर्च करने चाहिए, लेकिन जो भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से करना चाहिए, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से। मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है। तो मुझे लगा कि समाज सेवा में खेलों का बहुत बड़ा योगदान है, वो भी हमारे एक बहुत अभिन्न अंग है। और खेलों के प्रति मेरा लगाव बचपन से रहा, क्योंकि ये शायद मेरे अंदर की दिल का दर्द कह लीजिए कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता था अपने बचपन में, लेकिन शायद उस समय परिस्थितियां ने ये कहा कि मुझे बिजनेस करना है, तो मैं खिलाड़ी नहीं बन पाया। भले ही मैं 3-4 खेल रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे खेला, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ने का मौका मिला। तो वो दर्द हमेशा से था। तो अब जब मैं इस पोजीशन पे आया तो मुझे लगा कि मुझे खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर आप कहें कि ईश्वर की मर्जी, मैं हर जगह ईश्वर की मर्जी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा ही हुआ है मेरी जिंदगी। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना ईश्वर की मर्जी के शायद हम उतना नहीं कर सकते जब तो हम सोच लेते हैं। जी, तो ईश्वर की मर्जी हुई कि मुझे जो है शतरंज एसोसिएशन से जुड़ने का मौका मिला, जिसके साथ में जुड़ाव तो पिछले 20 साल से ज्यादा था, लेकिन उसका मुझे दायित्व दिया गया, मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो बरेली शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के साथ खेलों से मेरी एक नई राह शुरू हो गई, जिसके प्रति मेरा एक दर्द था। तो मैंने शतरंज में बहुत सारा काम करने की चेष्टा करी। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे कराए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं जी। और बच्चों को हम मुफ्त चेस की ट्रेनिंग देते हैं, जगह जगह जाके देखे कैंप्स कराते हैं। और खास बात यह है कि हमारे जो एसोसिएशन है सरकार से मान्यता प्राप्त है और कोई भी अनावश्यक उनसे पैसा नहीं लिया जाता। सारी चीजें जो आवश्यक होती है वही कराई जाती है, उसके अलावा सब चीजें मुफ्त में सेवा दी जाती है। बहुत सुंदर। उसके अलावा जब ऐसा हुआ तो फिर एक और एसोसिएशन से मेरे को जुड़ने को मौका मिला और वो है पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन। पैरा स्पोर्ट्स से मतलब है दिव्यांगों की एसोसिएशन। ये सरकार की एक नई पहल है जिसमें दिव्यांगों को खेलने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है और ऐसा मेरा भी मानना है जी। तो उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया, जिसके तहत हम दिव्यांगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 खिलाड़ी जो है हमारे श्रीलंका में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारी एसोसिएशन की मदद से वहां जा पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा तो पंजा लड़ाने वाली जो एक हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको एक खेल का स्वरूप दे दिया गया है सरकार द्वारा, उसे कहते हैं आर्म रेसलिंग जी। तो वो एक नई संस्था का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। उसके तहत हम कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं और उसके लिए भी हम ट्रेनिंग कैंप्स दे रहे हैं और ये सेवा भी मुफ्त में दी जा रही है। और मुझे बड़ा
शुरू में आश्चर्य भी हुआ कि इतने सारे बच्चे उसमें आकर्षित हो गए, लेकिन खुशी भी हुई इस बात की कि बहुत जल्दी जो है ये खेल प्रचलित हो रहा है। जो हमारा एम है कि खेलों को बढ़ावा देना, वो हमारा पूरा हो रहा है। तो ये इसके साथ एक दो और संस्थाएं जो आज मैं शायद चर्चा ना कर पाऊं, क्योंकि वो औपचारिक रूप से अभी नहीं अनाउंस हुई है सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक दो संस्थाएं जल्दी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, जो मेरे नेतृत्व में आने वाली हैं बरेली में। क्योंकि सरकार को अगर मेरे पे भरोसा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और ईमानदारी से काम कर रहा हूं, जो हमेशा से मेरा ध्येय रहा है, तो सरकार भी शायद ऐसे लोगों को ढूंढती है। तो ये मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं। व्यूअर, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ने में तेज हो, लेकिन हम विद्यालय खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है हम खिलाड़ी हो, लेकिन हम खिलाड़ियों को बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से चलते हुए आज के हमारे अतिथि डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल जी ने आपको बहुत सरल शब्दों में और बहुत संक्षिप्त अपनी बात में इतना सब बताया है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम अपने पॉडकास्ट को चला रहे हैं, उसमें अभी सर के पास बहुत सारी चीजें जो अभी हमें डिस्कस करनी है। आप म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप खुद भी गाना गाते हैं और आप शायद म्यूजिक का कोई कल्चरल ग्रुप भी आप चला रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को वो भी बताइए कि आप किस तरह से म्यूजिक में आपका किस तरह से आप योगदान हमारे शहर में कर रहे हैं। नीलेश जी, ये आपने मेरे बड़े दिल के करीब चीज है ये म्यूजिक, क्योंकि मेरा मानना यह संगीत एक ऐसी चीज है जो आदमी का स्ट्रेस दूर करती है। वो प्रोफेशन भी हो सकता है, वो एक पैशन भी हो सकता है और वो एक करियर भी हो सकता है। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा म्यूजिक के लिए पैशनेट हूँ, सिंगिंग पार्ट टाइम आप कह सकते हैं, मैं सिंगिंग करता रहता हूँ, कोई सिंगर नहीं हूं मैं, लेकिन अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं गाना गाता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि संगीत के माध्यम से कुछ लोगों का अगर आगे करियर बढ़ सके या उनको बढ़ावा मैं दे सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और ईश्वर की कृपा से फिर मुझे एक बहुत बड़ा एक संस्था है जिसका नाम है संगम कला ग्रुप जी, जो पिछले 5-10 दशकों से काम कर रहा है सिंगर्स के। अच्छा। जिसमें आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि सोनू निगम, सुनिधि चौहान, जावेद अली जैसे सिंगर्स उसी मंच से निकल के आए। अच्छा। आज सोनू निगम इस बात को अभी भी एक्नॉलेज करते हैं, वो भूले नहीं हैं जी। आज अपनी बर्थडे भी अगर वो मनाते हैं तो संगम कला ग्रुप के साथ, उनके मेंबर्स के साथ बैठ के मनाई इस साल भी उन्होंने। तो ये ऐसा ये ग्रुप है और उस ग्रुप का रीजनल हेड मुझे बनाया गया अभी इसी वर्ष। रीजनल हेड के अंदर बरेली तो है ही, बरेली के आसपास के क्षेत्र भी मेरे ही अंडर में आते हैं, जैसे आपका जो भी बदायूं हो गया, शाहजहांपुर हो गया या रामपुर हो गया, इस तरीके के एरिया। मेरा दायित्व इतना है कि मैं सिंगर्स को प्रमोट करूं, सिंगिंग को प्रमोट करूं, म्यूजिक को प्रमोट करूं, और उसी के तहत हमने इस काम की शुरुआत करी है और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब हम अपने जो हमारा मैं अपना जिस माध्यम से न्यूमरोलॉजी का आजकल शहर में अपना सेवा दे रहा हूँ, अपने कंसल्टेशन दे रहा हूँ, उसको आज मैं अब सर का मैं जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डिकोड करूंगा, जो इस हमारे पॉडकास्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है। और उसके माध्यम से मैं सर को बताना चाहूंगा कि सर को क्या चीज फेवर करती है और सर किस चीज से बचे। अंकों का बहुत बड़ा एक योगदान है हमारे जीवन में। सर, आपकी जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई थी वो 29 अगस्त 1967 बताई थी, और वो आपकी जो ड्राइवर है वो 2 पे आता है और जो कंडक्टर है वो 6 पे आता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप क्योंकि चंद्रमा से है गवर्न है, तो आप 15 दिन आप जो कि चंद्रमा बढ़ता है 15 दिन घटता है, तो आपके विचार बड़े फ्लोटिंग रहेंगे। विचारों के माध्यम से आप हमेशा ओतप्रोत रहेंगे। उन विचारों के माध्यम से आप चीजों की नींव रखेंगे और उसे पूरा करने का काम करेंगे। उसके बाद आपका कंडक्टर 6 आता है, तो लग्जरीज तो आपके जीवन में जब से आपने पैदा हुए होंगे तब से जीवन में लग्जरीज तो आपके रहेंगी और वो आपको पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है, जो लग्जरीज देता है। और आप हमेशा कैमरे पे रहेंगे और लोगों के मध्य में रहेंगे, बीच में रहेंगे, सेलिब्रिटी के रूप में रहेंगे, और जितने भी प्लेजर्स होते हैं वो आपके इर्द गिर्द रहेंगे। सर, ये चीज आपके रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपका गुस्सा थोड़ा सा तेज रहेगा, क्योंकि आप 2 से गवर्न है और 29 वालों का खासकर थोड़ा गुस्सा तेज होता है। तो सर, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप चांदी के गिलास में पानी पिए, तो उससे आपको जरूर इस चीज पे राहत मिलेगी। सौरभ जी, ये मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ से डिकोड किया। नीलेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातें बताई। काफी हद तक क्या सही है, क्योंकि आप तो न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट है, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ।
और आपके कई प्रेडिक्शंस में सोशल मीडिया पे देखता रहता हूं जो कि ज्यादातर सही होते हैं। जी। तो आपने मेरे लिए जो काफी कुछ इस समय बोला है वो बहुत कुछ सही है। हाँ, गुस्से वाली बात आपने सही कही, हालांकि मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा फील करता हूँ, क्योंकि गुस्सा हानिकारक है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिए, गुस्सा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। कभी किसी इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, और मैं अगर करता भी हूँ तो मैं बड़ा अफसोस करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान होता है। हालांकि अब पिछले कुछ वर्षों से मैं बहुत शांत हो गया हूँ, ये मेरे में एक चेंज आया है। बाकी आज नीलेश जी ने मुझे बताया कि चांदी के ग्लास में, अब देखता हूँ चांदी का ग्लास अगर मिल पाएगा तो जरूर पानी पीने की चेष्टा करूंगा। जी जी जी। नीलेश जी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल तो खैर प्रचलित है और मैं तो बहुत रेगुलरली इसको फॉलो करता हूँ। व्यूअर्स को मालूम ना हो तो मैं बता दूं, हमको से समाधान के नाम से आपका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, जिसमें बहुत सारे फॉलोअर्स है, और हमारी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिन रात उसमें फॉलोअर्स बढ़े और कुछ मिलियंस में जाए, जो कि मुझे पूरा विश्वास है ऐसा होगा। सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं। नीलेश अग्रवाल जी को आप व्यूअर्स फॉलो कर सकते हैं, मैं तो खैर करता ही हूँ। और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपने अपनी जो हुनर से मेरे बारे में बताया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूंगा, मैं एक बहुत छोटा सा सरल व्यक्ति हूँ, और नीलेश जी ने आज मुझे बहुत बड़ा बनाना आया, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सौरभ अग्रवाल एक साधारण व्यक्ति है, और मैं इसी तरीके से जाना जाऊं, मैं यही चाहता हूं। तो नीलेश जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका परिचय आप सौरभ जी के व्यक्तित्व से देख सकते हैं कि आज आप शहर में जानी पहचानी हस्ती हैं, और आज हमारे व्यूअर्स को सर ने संस्तुति भी दी है और नंबर खुद बोला भी है, तो सर का भी नंबर पॉडकास्ट में रहेगा। मैं व्यूअर से कहूंगा, जो जेन्युइन होगा उसकी मदद जरूर की जाएगी और जेन्युइन मदद करी जाएगी। मैं अपने व्यूअर से वादा करता हूं, आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं।